नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बुढ़ापा सबका आना है। अरे, यह क्या बदतमीजी है। तुम मेरा फोन क्यों छीन रही हो? शिवम बोला। तो उसकी पत्नी नेहा बोली, आपने किसको फोन मिलाया है? अपनी माँ से बात करना है। बिना मेरी इजाजत लिए आप अपनी माँ से बात क्यों करना चाहते हैं? शिवम ने कहा, अब क्या इसके लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? नेहा, मैं सोच रहा हूँ, अपने बेटे सोनू का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मना रहे हैं, तो क्यों ना हम गांव से मेरी माँ को भी बुला ले। वो भी अपने पोते का जन्मदिन मनाने के लिए गांव से आ जाएंगी। वैसे भी गांव में माँ अकेले रहती है, तो क्यों न हम गांव से मेरी माँ को भी बुला लें। अकेले उनका मन वहां नहीं लगता। शिवम अपनी पत्नी नेहा से कहता है, तो नेहा गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, हाँ, जब देखो तब माँ माँ लगाए रहते हो। कोई जरूरत नहीं है उस बुढ़िया को यहाँ बुलाने की। खाली हाथ चली आएगी, 10 रुपल्ली पकड़ा कर ऐसा दिखाएगी जैसे दुनिया का खजाना पकड़ा दिया है। पत्नी का गुस्सा देखकर शिवम का गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह नेहा की बात बिना सुने ही अपनी माँ गीता जी को फोन कर दिया। बेटे का फोन देखकर खुशी खुशी गीता जी फोन उठाते हुए बोली, बेटा तू कैसा है? बहुत दिनों बाद याद किया। कब से तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। कल मैंने फोन भी किया था, लेकिन बहू नेहा ने फोन उठाया था। कह रही थी तुम किसी काम से बाहर गए हो, इसीलिए बात नहीं हो सकती। पर माँ, कल तो ऑफिस में छुट्टी थी, पूरा दिन घर में ही था। मुझे तो पता ही नहीं चला और ना ही नेहा ने मुझे बताया। गीता जी समझ गई कि बहू ने जानबूझकर नहीं बताया। गीता जी कहने लगी, बेटा 2 दिन बाद पोते का जन्मदिन आ रहा है। एक बार जन्मदिन गांव में आकर मेरे साथ भी मना लो। मुझे भी धूमधाम से अपने पोते का जन्मदिन मनाने का शौक है। मेरे पड़ोस में जो वर्मा जी हैं ना, उनकी पत्नी ने अपने पोते का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया है। सबको लड्डू बांटे थे। मेरा भी मन करता है ये सब करने को। नेहा, जो शिवम के पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी, वो तपाक से बोली, हाँ हाँ, गांव में क्या रखा है माँ जी, जन्मदिन मनाने के लिए मोहल्ले की 4 देहाती औरतों को बुलाकर ढोलकी बजा लोगी और टीका कर दोगी, हो गया जन्मदिन। तुम क्या जानो शहर के बच्चों के जन्मदिन कैसे मनाए जाते हैं। शिवम नाराज होते हुए बोला, नेहा, माँ मुझसे बात कर रही है, तुमसे नहीं, तो तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। कहकर शिवम अपनी माँ से बोला, माँ, मैं ये कह रहा था कि इस बार सोनू का जन्मदिन इधर ही मना रहा हूँ और आपको बुलाने के लिए मैंने फोन किया था। आगे कभी मौका मिला तो सोनू का जन्मदिन आपके पास गांव में मनाऊंगा और आप अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लेना। कल सुबह मैं आपको लेने आऊंगा। आप अपना सामान पैक कर लेना। बेटे की बात सुनकर गीता जी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बेटे ने पोते के जन्मदिन पर उसे बुलाया है। खुशी के मारे जल्दी जल्दी घर के सारे काम करने लगी और झट से कढ़ाई चढ़ाकर अपने पोते सोनू के लिए बेसन के लड्डू बनाने लगी। क्योंकि पिछली बार जब सोनू घर आया था तो उसे बेसन के लड्डू बड़े पसंद आए थे। पूरे दिन दादी बेसन के लड्डू दे दो, दादी बेसन के लड्डू दे दो कहता घूमता रहता था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही शिवम अपनी माँ को लेने के लिए गांव आ गया तो उसने देखा कि माँ जल्दी जल्दी सारे काम करने में लगी हुई थी। माँ की खुशी देखकर शिवम बोला, माँ, आपको मेरे पास आने की इतनी खुशी होती है तो फिर मेरे साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं चलती हो? कितनी बार मैंने कहा है, लेकिन हर बार मना कर देती हो। तो अपने बेटे की बात सुनकर गीता जी सोचने लगी कि बेटा, तुम तो चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहे, लेकिन बहू नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों के साथ रहूं। पिछली बार जब तुम दोनों घर आए थे, मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था, तो बहू ने मेरी वजह से तुमसे कितना झगड़ा किया था और फिर मैं नहीं चाहती मेरी वजह से बहू बेटे में झगड़ा हो। तभी अचानक शिवम ने कहा, माँ, क्या सोचने लगी?
कुछ नहीं बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक गांव में हूँ। जब चलने लायक नहीं रहूंगी उस दिन तुम आकर मुझे शहर ले जाना। शिवम अपनी माँ को लेकर शहर के लिए निकल गया तो रास्ते में गीता जी बोली, बेटा मैं अपने पोते के लिए कुछ उपहार नहीं ले पाई हूँ। तुम शहर में मुझे बाजार ले चलना। गांव में तो कुछ ढंग का मिलता नहीं है। अगर ले लूंगी तो बहू को पसंद नहीं आएगा। शिवम बोला, ठीक है माँ, तुम इधर से कुछ मत खरीदो, मेरे साथ शहर चलना। एक दिन आपको मैं बाजार ले चलूंगा, फिर जो अपने पोते के लिए लेना है वो ले लेना। बातें करते हुए दोनों माँ बेटे कब शहर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं लगा। घर पहुंचे तो नेहा अपने कमरे में आराम कर रही थी। बहुत देर तक बेल बजाने के बाद नेहा उठकर बाहर आई और फॉर्मेलिटी के लिए गीता जी के पैर छूकर अंदर चली गई। गीता जी हॉल में सोफे पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर में शिवम तीनों के लिए चाय बनाकर ले आया। बहू चाय पीने के लिए बाहर आई तो गीता जी ने कहा, बहू अगर पोता ना सोया हो तो उसको मेरे पास भेज दो। मुझे उससे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है और मैं उसके लिए बेसन के लड्डू भी बनाकर लाई हूँ। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो नेहा ने झट से कहा, माँ जी बड़ी मुश्किल से सोया है, जब जागेगा तब मिल लेना। पास में बैठा शिवम नेहा के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह परिचित था कि उसका मुंह क्यों बना हुआ है। उसे मेरी माँ का घर में आना पसंद नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में सोनू खुद ही कमरे से बाहर निकल के आ गया और सामने दादी को देखकर भागता हुआ दादी के गले लग गया और कहने लगा, दादी आप कब आए, मुझे पता ही नहीं था। तो गीता जी ने कहा, बेटा बस अभी आई हूँ। कहते हुए उन्होंने डिब्बे से बेसन के लड्डू निकालकर पोते को दे दिए और बोली, ले सोनू तुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना, देख तेरे लिए कितने सारे लड्डू बनाकर लाई हूँ। सोनू एक बार में दो दो लड्डू खा गया और दादी से और लड्डू मांगने लगा। तो नेहा झुंझलाते हुए बोली, माँ जी इतने लड्डू इसे मत खिलाओ, पेट खराब हो जाएगा। इतना मीठा खाएगा तो पेट दर्द होने लगेगा। दोनों लड्डू सोनू के हाथ से छीनकर वापस डिब्बे में तेजी से फेंक दिए जो जमीन पर जा गिरे और सोनू को घसीटते हुए कमरे में ले गई। तो सोनू रोने लगा। शिवम भी उनके पीछे पीछे कमरे में गया तो नेहा पहले से ही बड़बड़ा रही थी, मैं इसीलिए तुम्हारी माँ को नहीं बुलाती हूँ, मेरे बेटे को बिगाड़ कर रख देती हैं। इतने सारे मीठे लड्डू खाने के लिए देने की क्या जरूरत है। कल को दांतों में दर्द होने लगेगा तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तभी शिवम अपनी पत्नी की बात को काटते हुए कहता है, कैसी बातें कर रही हो नेहा। माँ के घर के बने हुए देसी घी के लड्डू खाने से सोनू के दांत में दर्द होने लगेगा, लेकिन जो तुम सुबह शाम उसे चॉकलेट खिलाती रहती हो उसे कुछ नहीं होता क्या। सच बताऊं तो दांत चॉकलेट खाने से खराब होते हैं, न कि लड्डू से। तुम्हें तो बस मूड खराब करने का मौका चाहिए। अब जाओ, माँ को भूख लग रही है, हम दोनों के लिए खाना परोस दो। क्या तुम दोनों गांव से खाना खाकर भी नहीं आए? मैंने तो अपने और सोनू के लिए पिज्जा ऑर्डर किया था, खाना नहीं बनाया। मुझे लगा था कि तुम गांव जा रहे हो तो माँ ने तुम्हारे लिए तो खाना बनाया होगा। लाडला बेटा आया है तो माँ बेटा खाना खाकर ही आओगे। नेहा की बात सुनकर शिवम ने गुस्से से कहा, इतना तो तुम्हें समझना चाहिए कि हम सुबह 10 बजे वहां से चले थे। अगर माँ खाना बनाने लगती तो हमें आते आते रात हो जाती। तुम्हारी आलस की भी हद होती है, जरा सा भी सेंस नहीं है। जब हम लोग गांव से आएंगे तो खाना तो खाएंगे ही, क्या पड़ोसी के घर खाना खाएंगे। कितनी कामचोर हो गई हो तुम। इतना सुनते ही नेहा ने भड़कते हुए कहा, हाँ हाँ अब तो तुम्हारी माँ आ गई है तो अब तुम मुझसे रोज ही किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करोगे। बहू की तेज आवाज सुनकर गीता जी ने अपने बेटे को आवाज देते हुए कहा, बेटा शिवम मुझे भूख नहीं है, वैसे भी मेरा पेट 2 दिन से ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी।
सुबह नाश्ता भी बहुत भारी कर लिया था। थोड़ा बहुत बेसन का लड्डू खा लूंगी और पानी पी लूंगी। कहीं बहू बेटे में बात ना बिगड़ जाए, ये सोचकर गीता जी ने खाना खाने से मना कर दिया। दूसरे दिन नेहा शिवम से बोली कि आज मुझे बाजार ले चलो, कुछ शॉपिंग करनी है। तो शिवम ने भी खुशी खुशी नेहा से हाँ बोल दिया कि ठीक है नेहा, तुम तैयार हो जाओ। जन्मदिन की कुछ तैयारी नहीं हो पाई। हालांकि सबको इनवाइट तो कर दिया है, लेकिन हमारी तैयारी अभी भी अधूरी है। हमने जो होटल पार्टी के लिए बुक किया था, एक बार उसका मेन्यू भी डिसाइड कर कर आएंगे। और तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है कर लेना। तभी नेहा गीता जी से बोली, माँ जी, मैंने सुबह का नाश्ता तो बना दिया था, दोपहर का खाना तुम बना लेना। मेरा तो पूरा दिन आज शॉपिंग में निकल जाएगा। तो गीता जी ने कहा, ठीक है बहू, तुम आराम से अपनी शॉपिंग कर लो, खाना मैं बना दूंगी। जब बहू बेटी शॉपिंग के लिए निकलने लगे, तभी गीता जी को याद आया कि उसको भी अपने पोते के लिए गिफ्ट लेना है। उसने अपने बेटे बहू से कहा, बेटा तुम जा ही रहे हो तो मैं भी पैसे दे देती हूँ, सोनू के लिए उसकी पसंद का गिफ्ट ले आना। कहते हुए गीता जी ने बहू के हाथ में 1,000 रुपए थमा दिए। अगले दिन सोनू का जन्मदिन था। धूमधाम से सोनू के जन्मदिन की तैयारी चल रही थी। पूरे आंगन में सोनू ही धमा चौकड़ी मचाते हुए घूम रहा था। कभी दादी की गोद में बैठता तो कभी पापा के कंधों पर चढ़ जाता। शाम होते होते सभी लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया। गीता जी पार्टी हॉल में जा रही थी कि तभी अचानक से सोनू दौड़ता हुआ आया और उसके हाथ से गीता जी की साड़ी में कोल्ड ड्रिंक गिर गया। गीता जी की साड़ी एकदम से चिपचिपी हो गई। लाइट येलो कलर की साड़ी थी। कोल्ड ड्रिंक के दाग उसमें जगह जगह दिख रहे थे। पानी से धुलने के बाद भी वो दाग नहीं गए। तो गीता जी बहू के पास गई और बोली, बहू, मेरी पूरी साड़ी गंदी हो गई है। अब मेरे पास इतनी अच्छी दूसरी साड़ी भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी हो तो मुझे पहनने के लिए दे दो। इतनी जल्दी मैं बाजार से खरीद के भी नहीं ला सकती हूँ। तो नेहा ने कहा, माँ जी, मेरी साड़ी तुम्हारी तरह सस्ती नहीं है। हर साड़ी ड्राई क्लीन होकर आती है और तुम्हें तो साड़ी पहनने का सहूर भी नहीं है। अपने ही कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक्स गिरा ली। अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ था। सोचो, पूरे फंक्शन में मेरी साड़ी को पहनकर उसका क्या हाल करोगी। दरवाजे पर खड़ा हुआ शिवम पत्नी और माँ की बातें सुन रहा था। जल्दी से वो पास की दुकान पर गया और माँ के लिए एक साड़ी खरीद कर ले आया। जब वापस आया तो नेहा शिवम के हाथ में एक पैकेट देकर पूछने लगी कि उसमें क्या है। तो शिवम बोला, अरे तुम जल्दी से गेस्ट हाउस पहुंचो, उधर सारे रिलेटिव्स आने वाले हैं और उनको रिसीव करने के लिए कोई तो होना चाहिए। हम दोनों अभी इधर ही हैं, ये अच्छा नहीं लगता। कहकर शिवम ने नेहा को फटाफट से कार में बैठा दिया और अपने हाथ में लिया हुआ पैकेट अपनी माँ के हाथ में थमाते हुए बोला, माँ, जल्दी से इस साड़ी को पहन लो, आपके लिए नई साड़ी लेकर आया हूँ। कार में बैठी हुई नेहा ने ये सब देख लिया और आग बबूला होते हुए कार से उतरकर सीधे अंदर आई और पैकेट से साड़ी निकालते हुए बोली, शिवम, माँ के लिए 5,000 की साड़ी खरीद के लाए हो, एक बार भी मुझसे पूछा तक नहीं। तुम माँ माँ करते रहते हो हमेशा। अगर अपनी माँ के लिए ही सब कुछ करना था तो मुझसे शादी क्यों की। अगर माँ की ही सारी बातें माननी थी तो मेरी क्या जरूरत थी। नेहा की बातें सुनकर शिवम ने कहा, नेहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम्हारी जगह अलग है और मेरी माँ की जगह अलग है। मैंने तुम्हें किसी चीज को खरीदने से मना नहीं किया। कल तुम्हें जितनी खरीदारी करनी थी मैंने तुम्हें कराई। बताओ, एक बार भी मैंने मना किया हो। लेकिन आज जब मैं माँ के लिए कुछ पैसों की साड़ी ले आया तो तुम इतना भड़क रही हो, जबकि कल तुम 20,000 की शॉपिंग करके आई हो। माँ ने कुछ भी नहीं कहा। घर में आराम से रहना सीखो। हर बात में कंपैरिजन करना बंद करो। माँ माँ होती है और पत्नी
पत्नी होती है। मैं दोनों के फर्ज अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ता हूँ तो तुम मुझसे शिकायत करो। इतने अच्छे मौके पर भी बहू बेटे में फिर से बहस होने लगी। ये देखकर गीता जी को बहुत बुरा लगा और साड़ी को दूसरी तरफ रखते हुए बोली, बेटा, मेरी ये साड़ी सूख गई है। अब मुझे इसे पहनने में कोई समस्या नहीं है। तुम ये साड़ी बहू को दे दो। तो शिवम ने कहा, नहीं माँ, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और तुम्हें पहनोगी इसे। इतने पैसे तो मैं कमाता हूँ, तो क्या एक साड़ी खरीदने के लिए भी मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा? जब पत्नी को लाखों की शॉपिंग कराता हूँ तो आप कुछ नहीं कहती। ये बात जो नेहा को समझनी होगी। मैं खुशी खुशी उसकी फरमाइश पूरी करता हूँ, ये उसे नहीं दिखाई देता? माँ के लिए एक साड़ी खरीद कर लाया तो उसे खटक गया। नेहा को अपने स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा। माँ, उसका यह नेचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शिवम की बात सुनकर नेहा पैर पटकती हुई वहां से चली गई। गीता जी सोचने लगी कि मेरे वजह से बहू बेटे में कहाँ सुनी हो गई। पोते का जन्मदिन होते ही वो गांव वापस चली जाएंगी, अब नहीं रुकेंगी। लेकिन उधर बेटे ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। शिवम एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। वो अपने पति के फर्ज को भी अच्छे से समझता था, साथ ही साथ माँ का मान सम्मान करना भी जानता था। किसी एक को खुश करने के लिए वो दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता था। इसीलिए मन ही मन वो नेहा को सबक सिखाने का निर्णय लेता है, क्योंकि वो नेहा की इन छोटी मोटी बातों से बड़ा दुखी हो गया था। सोनू के जन्मदिन की पार्टी बड़ी धूमधाम से मनाई गई, पर नेहा पूरी पार्टी में एक साड़ी को लेकर अपनी सासू माँ से मुंह फुला रही थी। वह सोच रही थी 1,000 का गिफ्ट पकड़ाकर 5,000 का गिफ्ट हड़प लिया। ना तो उसने ठीक से बात की और ना ही उन्हें खाने पीने के लिए पूछा। दूसरी तरफ शिवम दोनों तरफ तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगले ही दिन गीता जी बेटे से बोली, बेटा, पोते का जन्मदिन अब हो गया है, अब मैं गांव जाना चाहती हूँ। यह सुनकर नेहा बहुत खुश हो गई, लेकिन शिवम ने कहा, माँ, तुम गांव जाकर क्या करोगी? वैसे भी अब तुम्हारी हिम्मत रही नहीं, कोई तुम्हें देखने वाला भी नहीं है। अगर कभी तबीयत भी खराब हो जाए तो कोई तुम्हें दवा देने वाला भी नहीं है। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास शहर में ही रहोगी। ये सुनकर नेहा आग बबूला होते हुए बोली, इनके गांव में रहने से क्या समस्या है? हम अभी अपने साथ माँ जी को नहीं रख सकते। तो शिवम ने भी गुस्से से कहा कि मैं माँ को गांव वापस नहीं जाने दूंगा। ये मेरा आखिरी निर्णय है। नेहा, शिवम को गुस्से में देखकर नेहा थोड़ा सा शांत हो गई, क्योंकि इससे पहले उसने शिवम को इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। शिवम माँ का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और बोला, माँ, तुम्हारा शरीर तो बुखार से तप रहा है और तुमने बताया भी नहीं। चलो अभी डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर चलता हूँ। तो गीता जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने बुखार की दवाई खा ली थी, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। इतना कहकर गीता जी कमरे में आराम करने के लिए चली गई। इधर शिवम भी अपने ऑफिस चला गया। शाम को शिवम जब ऑफिस से वापस आया तो देखा नेहा सज धज कर कहीं जाने के लिए तैयार बैठी थी। तो शिवम ने पूछा, क्या हुआ नेहा, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज मेरी माँ ने हम दोनों को डिनर पर बुलाया है। तुम भी जल्दी से हाथ मुंह देख कर कपड़े चेंज कर लो, फिर चलते हैं, नेहा ने कहा। तो शिवम बोला, नेहा, अपनी माँ के घर तुम चली जाओ, मैं नहीं जा सकता। क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकते? नेहा ने पूछा। तो शिवम बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है? मैं उनको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। तो नेहा ने कहा, माँ जी को थोड़ा सा बुखार ही तो है और बुढ़ापे पर तो थोड़ी बहुत तबीयत
खराब होने लगती है। बुढ़ापे में तो सब चलता है। तुम सिर्फ अपनी माँ की सोच रहे हो। मेरी माँ का क्या, जिन्होंने हमारे लिए खाना बनाया है। तो शिवम ने कहा, तुम्हें अगर जाना है तो तुम चली जाओ, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी माँ को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इतना कहकर वो अपनी माँ के कमरे में उनका हाल चाल पूछने के लिए चला गया। नेहा तो सुबह से ही भड़की हुई बैठी थी। अब जब शिवम उसकी माँ के घर डिनर पर जाने को मना कर दिया तो वो आग बबूला हो गई और कहने लगी, अगर मुझे पता होता कि तुम अपनी माँ के इतने चमचे हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती, पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ ही रहते। क्या जरूरत थी तुम्हें शादी करने की, जब पूरा समय माँ ही माँ करना है। और पता नहीं अकेले में क्या क्या बातें करते हो, पक्का मेरी बुराई करते होगे। जब से तुम्हारी माँ आई है तब से तुम मुझे कम समय देते हो। नेहा की बात सुनकर शिवम ने भड़कते हुए कहा, ये क्या बातें कर रही हो नेहा। अगर मैं माँ से कुछ देर बात कर लूँ तो तुम्हारा मुंह क्यों फूल जाता है, और हमेशा तुम्हें यही लगता है कि मैं माँ से तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ। अरे तुम्हारे अलावा भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं, तुम्हारी बुराई मैं क्यों करूँगा। नेहा, मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूँ कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। तभी गीता जी वहाँ आ गई और अपने बेटे से कहने लगी, तो बेटा क्यों मेरे लिए झगड़ा कर रहे हो, चले क्यों नहीं जाते, मेरी तबीयत अब ठीक है। माँ के जिद करने पर शिवम नेहा के साथ उसके मायके चला गया। रात के 10 बजे तक दोनों पति पत्नी वापस आ गए। उस पूरी रात शिवम को नींद नहीं आई, क्योंकि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी उसकी पत्नी उससे खुश नहीं थी। शिवम खुद से बोला, हमेशा शिकायत ही करती रहती है, तुम कभी मुझे समय नहीं देते, हमेशा माँ माँ करते रहते हो, जबकि उसे खुद का नहीं दिखाई देता। घर में मेरी माँ रहते हुए भी पूरे दिन 5 मिनट भी उससे बात नहीं करती, और मायके में 5-5 घंटे फोन पर चिपकी रहती है। मैं कुछ नहीं कहता, पानी सर से ऊपर हो रहा है, मुझे कुछ करना होगा। सुबह उठकर शिवम ने नेहा से कहा, नेहा तुम मुझसे शिकायत करती हो ना, मैं तुम्हें समय नहीं देता, इसीलिए आज मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है। हम दोनों मूवी देखने चलते हैं, तैयार हो जाना। ये सुनकर नेहा खुशी खुशी मूवी देखने के लिए तैयार हो गई। तभी नेहा के मायके से उसकी माँ का फोन आ गया। वो रोते हुए नेहा से कहने लगी कि नेहा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से घर आ जाओ। तो नेहा ने शिवम से कहा कि मुझे मेरी माँ के घर ले चलो, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। तो शिवम ने तुरंत कहा, नेहा तुम्हारे पिताजी का बुढ़ापा है, बुढ़ापे में तो ये सब लगा रहता है, और तुम्हारी माँ है ना उनको देखने के लिए। आज तो मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है, वैसे भी तुम्हारी शिकायत रहती है मैं तुम्हें समय नहीं देता हूँ। मेरा आज का पूरा समय तुम्हारे लिए है, मैं फालतू में तुम्हारे पिताजी के पास जाने में अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो शिवम, मेरे पिताजी बीमार हैं और तुम्हें मूवी देखने और घूमने फिरने की पड़ी है। शिवम ने नेहा की बात नहीं मानी और उसे घुमाने के लिए ले गया, और दूसरी तरफ चुपके से ससुराल में फोन करके अपने ससुर जी का हाल चाल पूछ लिया कि उधर सब ठीक ठाक है ना। लेकिन इधर नेहा का मूड मूवी देखने में कम और मायके में ज्यादा लगा हुआ था। वो सोचती रही कि मेरे पिताजी तो ठीक होंगे ना, पता नहीं उनको क्या हुआ होगा, मैं एक बार उनको फोन करके पूछ लेती हूँ। जैसे ही नेहा ने अपने बैग से फोन निकाला तो शिवम ने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। यह सब देख कर नेहा झल्ला कर बोली, ये क्या तरीका है शिवम, मायके में मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम मुझे बात नहीं करने दे रहे हो। मैंने तुमसे शादी की है, खरीदा नहीं है। तुमने मुझे क्यों अपने माँ बाप की दुख तकलीफ में साथ न दूं। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, हारी बीमारी में मेरा उन्हें देखने का फर्ज बनता है।
तुम मुझे उन्हें देखने से मना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा नेहा। तुमने इतने सालों से, मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी की है, तुमने मुझे खरीदा नहीं है। जो मैं तुम्हारे इशारों पर नाचता रहूं। अगर नहीं नाचूं तो तुम घर में कलह पैदा करती हो। मैं भी अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरे अलावा उनका तो कोई सहारा भी नहीं है। पिताजी भी नहीं है। तुम्हारे पिताजी के पास कम से कम तुम्हारी माँ तो है और उन दोनों पति पत्नी की जोड़ी तो साथ में है। मेरी माँ के पास तो पिताजी भी नहीं है। अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? अगर तुम मेरी माँ का साथ देना पसंद नहीं करती हो तो तुम भी अपने माता पिता का साथ नहीं दोगी। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और बात बात पर माँ माँ मत किया करो। और अब तुम्हारी शादी मुझसे हुई है ना, तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी अपने मायके जाने से मना नहीं किया था। जब तुम्हारा मन करता था चली जाती थी, लेकिन तुम्हें अपने लिए सारी स्वतंत्रता चाहिए। मेरे ऊपर ही सारी चीज़ों का बंधन लगाती हो। तुम्हारी माँ माँ है और मेरी माँ माँ नहीं, पराई हो गई। इतना भेदभाव मुझे बर्दाश्त नहीं होता। नेहा, अब जब मेरी माँ की सेवा तुम नहीं कर सकती हो और उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकती हो, तो मैं भी तुम्हारे माता पिता का साथ नहीं दूंगा। या तो तुम खुद को बदलने की कोशिश करो या फिर अपना सामान पैक करके हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाओ। शिवम के ऐसे रूप को देखकर नेहा दंग रह गई। थोड़े समय के लिए तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। फिर सोचने लगी, शिवम सच ही तो कह रहा है। उसकी माँ की तबीयत खराब थी, फिर भी मैं उसकी माँ को छोड़कर अपने मायके चली गई। सोच सोच कर ही नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके चेहरे से लग रहा था कि ये आंसू आज पश्चाताप के आंसू थे। वो शिवम के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, देखो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी माँ को अपनी माँ नहीं समझा और माँ में इतना भेदभाव किया। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। आज तक मैंने जो भी माँ के साथ व्यवहार किया वो गलत था। मुझे माफ़ कर दो। बहुत देर तक नेहा रोती रही तो शिवम ने कहा, नेहा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम मुझे बुरी नहीं लगती हो। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, पर माँ ने भी मुझे जन्म दिया है। मैं माँ को भी अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? जैसे माँ कभी पत्नी की जगह नहीं ले सकती, ठीक वैसे ही पत्नी भी कभी माँ की जगह नहीं ले सकती। इसीलिए मेरे लिए तुम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हो। अब चलो जल्दी से खाना खत्म करो, फिर तुम्हारे मायके चलते हैं। पिताजी को अच्छे से डॉक्टर को भी दिखाना है। ये सुनकर नेहा ने फटाफट से खाना खत्म किया और अपने मायके पहुंची तो देखा माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पिताजी बेहोश पड़े थे। शिवम उन्हें लेकर डॉक्टर के पास घबराया हुआ गया और माँ से बोला, माँ जी, बेटे के रहते हुए बिल्कुल चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। शिवम कितने प्यार से उसके पिताजी का हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास ले जा रहा है, उनकी पूरी देखभाल कर रहा है। कभी दवाई लेने के लिए भागता है तो कभी पिताजी के सर को सहलाता है। ये सब देखकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए कि मैं कितनी गलत थी, कितना भेदभाव करती थी। शिवम ने कभी मेरे माँ बाप के साथ भेदभाव नहीं किया। मुझे भी खुश रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे समझने में बहुत देर कर दी। जब शिवम नेहा के पिताजी को डॉक्टर के पास दिखा लाया तो नेहा ने शिवम से कहा, शिवम, अब पिताजी ठीक है, चलो हम घर चलते हैं। तो शिवम ने कहा, अगर तुम अपने माता के पिता के पास रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, मैं माँ के पास अकेला ही चला जाऊंगा। तो नेहा बोली, नहीं शिवम, पिताजी की तबीयत अब ठीक है और उनके साथ में माँ है, मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। रास्ते में एक फल का ठेला देखकर नेहा ने कहा, रुको, मैं माँ के लिए कुछ फल का जूस खरीद लाती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये देखकर शिवम को बहुत खुशी हुई।
जैसे ही वे लोग घर पहुंचे तो नेहा सीधा गीता जी के कमरे में गई। गीता जी बीमार होते हुए भी पोते के आगे पीछे घूम घूम कर खाना खिला रही थी। सोनू उन्हें बहुत तंग कर रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। ये सब देखकर नेहा की आंखें भर आई। उसने कहा, माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपने सुबह से कुछ खाया या नहीं? ये लो, मैं आपके लिए फल लेकर आई हूँ। कुछ फल का जूस पी लो, आपको आराम मिलेगा। कहते हुए नेहा अपनी सास का हाथ पकड़कर उसका बुखार चेक करने लगी। अब तो माँ जी को हल्का बुखार है। बहू के बदले हुए व्यवहार को देखकर गीता जी दंग रह गई। बेटी की तरफ आश्चर्यचकित से देखने लगी तो वो मुस्कुराते हुए बोला, माँ, आज से तुम्हें अपनी बहू का यही रूप देखने को मिलेगा। तो नेहा भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ जी, अब आप हमारे पास ही रहोगी। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। कहते हुए नेहा ने अपने किए के लिए माफी मांगी। आज गीता जी अपनी बहू के बदले हुए व्यवहार को देखकर बहुत खुश हो गई और खुशी से बहू को माफ कर दिया। सभी लोग घर में बहुत अच्छे से रहने लगे। नेहा भी अपनी सास की खूब अच्छे से देखभाल करने लगी। दोस्तों, घर का बेटा होना आसान काम नहीं होता, क्योंकि शादी के बाद उसे हर एक बात नाप तोल करके बोलनी पड़ती है। कहीं माँ नाराज न हो जाए, कहीं पत्नी नाराज न हो जाए, उसे सब कुछ देखकर चलना पड़ता है। तो दोस्तों, शिवम का फैसला आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।